नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो फ्रेंड्स उस सीरीज का यह सेकेंड क्लास है। अगर फ्रेंड्स आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में आप लोगों का जो जनवरी 2018 मॉर्निंग सेशन में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग इस पेपर का 15 क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया था। अब चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 16 क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज बाय द आर्किटेक्ट, है ना। बोल रहा है कि आमतौर पर वास्तुकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले चित्रात्मक प्रक्षेप का प्रकार है ना। बोल रहा है कि आमतौर पर वास्तुकार के द्वारा, है ना, जो मकान वगैरह बनाते हैं यानी जो आर्किटेक्चर का जो काम करते हैं, है ना, उनमें जो चित्रात्मक प्रक्षेप यूज किया जाता है वो कौन सा है ना। जो पिक्टोरियल, क्लियर, जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यूज किया जाता है आर्किटेक्ट में, वो कौन सा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यूज किया जाता है ना। वास्तुकार कौन सा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यूज करता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफी, है ना, या ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन या फिर ऑब्लिक। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आइसोमेट्रिक। क्लियर। तो फ्रेंड्स आंसर जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्शन होता है फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो हमारा प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पिक्टोरियल और एक होता है हमारा ऑर्थोग्राफी। क्लियर। तो पिक्टोरियल में हमारा क्या आ जाएगा, पिक्टोरियल में हमारा 3 आ जाता है। एक आता है आइसोमेट्रिक, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन और एक हमारा आ जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हमारा 2 प्रकार का होता है। क्लियर। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं, है ना। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो वास्तुकार है ना, वास्तुकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है वो कौन सा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यूज किया जाता है, यानी उन लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का प्रयोग, है ना, वास्तुकार करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, 17 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया है, बोल रहा है कि द रिकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर। बोल रहा है कि प्रक्षेप के कोण को इंगित करने के लिए अनुशंसित प्रतीक कौन है ना, जिसमें 2 व्यू होते हैं, यानी टू व्यू द फ्रस्टम ऑफ, यानी बोल रहा है कि कितने व्यू शो होते हैं, 2 ही व्यू उनमें शो होते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्क्वायर पिरामिड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है
ट्रायंगुलर पिरामिड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कोन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एनी ऑफ दीज, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे कौन से सिंबल है जिसमें जो दो व्यू ही हमें क्या होते हैं, शो कराते हैं, यानी एक होता है हमारा टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, क्लियर। और साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक ही तरह के होते हैं, तो इसीलिए वो जो आपका दो ही व्यू उसको माना जाता है, क्लियर। तो यहाँ से जो आपका जो सिंबल होगा फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट आंसर कोन आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोन में हमारा एक बनता है, ऊपर से बनेगा टॉप का और एक बनेगा फ्रंट का, क्लियर, एक बनेगा फ्रंट का, क्लियर। तो यहाँ से आपका 17 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यू आर, क्लियर, है ना। बोला गया है कि प्रोजेक्शन में हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है पैरेलल टू द पैरेलल, सॉरी बोल रहा है कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, वो क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के समांतर होता है, यानी पैरेलल होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कि जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है, प्रोजेक्शन का जो हमारा आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है वो क्या होता है, प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, यानी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप तल के आपका समांतर होता है, क्लियर। यहाँ से क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आने वाले आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस इज नॉट सर्व बाय अ डिवाइडर, है ना। बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से या डिवाइडर द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वैसा कौन सा कार्य है जो डिवाइडर नहीं करता है, क्लियर। तो क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस इज नॉट सर्व बाय और डिवाइडर, यानी वैसा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो डिवाइडर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डिवाइड लाइन और कर्व्स, ओके, इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। बोल रहा है कि क्या किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, डिवाइडर क्या करता है कि किसी भी लाइनों को दो बराबर भागों में बांटता है, इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी आपका बराबर भागों में डिवाइडर, किसी भी लाइन को हम डिवाइडर के द्वारा क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में हम बांट सकते हैं, क्लियर। अगला यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट। बोल रहा है कि डिवाइडर का प्रयोग करके हम ड्राइंग में एक ड्राइंग के मेजरमेंट को दूसरे ड्राइंग के पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डिवाइडर के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ट्रांसफर मेजरमेंट, यानी क्या हम डिवाइडर के द्वारा मेजरमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डिवाइडर के द्वारा मेजरमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेक फुल साइज रिड्यूस साइज ऑफ इनलार्ज साइज ड्राइंग। क्या डिवाइडर के द्वारा हम लोग ड्राइंग के इनलार्ज साइज को रिड्यूस कर सकते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, ये हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल डिस्टेंस वन ऑफ द
ड्राइंग बोल रहा है कि मान लीजिए किसी भी लाइन को क्या करना है, सीरीज में हमको क्या करना है, उस लाइन को डिवाइड करना है, तो हम ये काम डिवाइडर के द्वारा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कार्य नहीं किया जा रहा है डिवाइडर के द्वारा, वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी हम लोग किसी भी ड्राइंग को, इलार्ज ड्राइंग को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और रिड्यूस को इलार्ज नहीं कर सकते हैं हम डिवाइडर के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए बोल रहा है कि द इंक्लेशन ऑफ लेटर एंड रिकमेंडेड बाय BIS एज, है ना। बोल रहा है कि BIS सिस्टम्स के द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन एंगल जो होता है हमारा लेटर का, इंक्लाइंड लेटर जो होता है उसका एंगल कितना माना गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 70 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका इंक्लिनेशन एंगल जो होता है किसी भी लेटर का, है ना, जो इंक्लाइंड है लिखा हुआ रहता है, उसकी जो एंगल होती है BIS सिस्टम्स के अनुसार वो आपका 75 डिग्री होती है ना। क्या होता है फ्रेंड्स, 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स बोल रहा है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आर ड्रा बाय, है ना। बोल रहा है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो ड्रा किया जाता है वो किस मेथड के द्वारा ड्रा किया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सिंगल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डबल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ट्रिपल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी डबल वैनिशिंग पॉइंट मेथड के द्वारा हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो अब चलिए फ्रेंड्स इसके साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, है ना। बोल रहा है कि यदि एक रेखा 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है ना, यानी इंटरसेक्ट करती है, क्लियर, एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज, है ना। बोल रहा है कि और केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो यह रेखा कहलाता है, यानी वह रेखा क्या कहलाता है। बोल रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज, यानी यदि एक रेखा 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है और केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो वैसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रेडियल लाइन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्वाड्रेंट, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी उसका कॉर्ड होता है ना। और कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग जीवा बोलेंगे। क्लियर। यानी यदि एक रेखा 2 बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है और केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, वह रेखा जीवा कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे क्वेश्चन आप लोग एक नोटबुक में नोट करते जाइएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बोला गया है मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन
इंक्लूड्स, बोल रहा है कि जो मेथड ऑफ अरेंजमेंट होती है डायमेंशन की, उनमें से निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में इंक्लूड है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पैरेलल कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है परपेंडिकुलर पैरेलल एंड कंबाइंड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है परपेंडिकुलर कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है परपेंडिकुलर पैरेलल एंड कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो इस ऑप्शन में परपेंडिकुलर होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा जो अरेंजमेंट मेथड होता है, मेथड ऑफ अरेंजमेंट डायमेंशन का, वो नहीं होता है। कुछ हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि फर्स्ट होता है मेथड डायमेंशनिंग का चेन डायमेंशनिंग, और उसके बाद दूसरा होता है पैरेलल डायमेंशनिंग, थर्ड होता है कंबाइंड डायमेंशनिंग, फोर्थ होता है आपका कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग, और फिफ्थ होता है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। क्लियर। तो जो ये सारे चीज़ जिस ऑप्शन में है वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा मिल जाता है पैरेलल कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड, है ना। ये आपका मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन के श्रेणी में आते हैं, इसीलिए आपका 23 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू क्लियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोग्राफी व्यू शो। बोल रहा है कि देखिए आपका एक यहाँ पे ऑर्थोग्राफी व्यू दिया हुआ है, और इस ऑर्थोग्राफी व्यू को आपको बनाना है आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो ऑर्थोग्राफी व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करना है। क्लियर। यहाँ पे एक ऑर्थोग्राफी व्यू दे दिया है और पूछा गया है कि ये कौन सा आइसोमेट्रिक व्यू का ये ऑर्थोग्राफी व्यू है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको बहुत ही अच्छे डिटेल में हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका कुछ फंडामेंटल जानना जरूरी होता है। इसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके लिए एक सेपरेट क्लास लेकर उपस्थित होंगे हम, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बस इसके जस्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। जो अगला क्लास हम लेकर आएंगे इसी क्वेश्चन पे लेकर आएंगे, इसके पूरे फंडामेंटल, इसके पूरा प्रिंसिपल, प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और उसको डिटेल में हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और इसके सारे प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है और ऑर्थोग्राफी व्यू कैसे बनता है ना। अगर आपको ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बनाने आता है तो आप इस क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते हैं, या आइसोमेट्रिक व्यू से अगर आपको ऑर्थोग्राफी व्यू नहीं बनाने आ रहा है तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग अगले क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अब चलिए हम इसी के साथ इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए अगले क्वेश्चन को ही और ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि द थिकनेस ऑफ लाइन, है ना, बोल रहा है द थिकनेस ऑफ लाइन ऑफ अ लेटर विथ 14 mm हाइट क्लियर इन बी टाइप लेटरिंग। अगर आपको बी टाइप लेटरिंग करनी है, यानी जिसकी हाइट 14 mm होती है, तो लेटरिंग इज, है ना, यानी उसकी थिकनेस क्या होगी। हाइट है 14 mm और वो 14 mm बी टाइप लेटरिंग है, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, है ना, लेटर की थिकनेस कितनी होगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1 mm, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1.5 mm, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1.25 mm, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 2 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो उसका 25 का ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका
चला जाएगा, यानी हमारा 14 mm हाइट कि जो आपका बी टाइप लेटरिंग होगा उसका जो थिकनेस होगा 1.5 mm होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। 25 क्वेश्चन ही आप यहाँ पे पूछा गया है। जनवरी 2018 के मॉर्निंग सेशन फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा गया था 25 क्वेश्चन। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा इस पेपर का एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया है फ्रेंड्स, हम इसको बहुत ही जल्द अगले क्लास में ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अगले वीडियो देखना न भूलें। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।